चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जेई आने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम जेई 2023। ऐसे ये आप जिस साल भी देखेंगे उस साल के लिए इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। तो क्योंकि जेई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस काफ़ी आ जाती हैं, तो वो सभी बच्चे जो जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, अगर उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है लोगों को याद करना, तो वो कौन सी 20 इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं जिनको हमें एग्जाम से पहले याद करके जाना ही चाहिए, चाहे वो नीट के एग्जाम हो या फिर जेई के एग्जाम, दोनों के लिए। और जेई के लिए तो पक्का है कि आप उसको देख करके जाइए जरूर। इसके एक छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, कहीं लिख लीजिए 2-4 पेज में, और जब भी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की बात आए, फुल टेस्ट कहीं देने जा रहे हो, फटाफट वो रिएक्शंस जरूर देख लें। ये रिएक्शंस मिस नहीं होने चाहिए, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगता है वो होता है डाइबोरेन का प्रिपरेशन, वो भी लेबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन। तो कैसे बनाते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन। क्या होता है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड को ऐसे समझो जैसे सोडियम हाइड्राइड प्लस बोरेन, तो ये और ये आपस में रिडॉक्स कर जाते हैं। आयोडीन यहां आ जाता है और हाइड्रोजन H2 बन के उड़ जाते हैं, तो बनता है सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन गैस। और जो ये बोरेन है बेचारे, वो अपना डाइमर बना के उड़ जाते हैं, डाइबोरेनिक गैस। काफी ज्यादा पॉइजनस गैस है डाइबोरेन। लेबोरेटरी में बहुत स्लो रिएक्शन के थ्रू इसको बनाते हैं। आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है इधर, और ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। हाइड्राइड्स के सोर्स रिड्यूसिंग एजेंट तो होते ही हैं। ध्यान रखें डाइबोरेन का लेबोरेटरी मेथड अच्छे से चमका करके लिखिए। ये एक गैस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस, हवा से रिएक्शन कर जाते हैं, पानी से हाइड्रोलिसिस हो जाती है इनकी। और डाइबोरेन से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बोरॉन फैमिली में मिलता है। अगर आप चाहें तो बोरॉन फैमिली में डाइबोरेन से रिलेटेड जो भी कुछ रिएक्शन है वो सारी पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसका लेबोरेटरी मेथड कैसे बनाते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सी गैस लिबरेट हो रही। केवल वही गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस भी और डाइबोरेन भी। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं वो जो सबसे ज्यादा एग्जाम में परसेंटेज में आ चुके हैं, वो डाइबोरेन के प्रिपरेशन से भी ज्यादा, वो होती है डिसप्रपोर्शनेशन। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके डिसप्रपोर्शनेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। तो फॉस्फोरस को अगर बेसिक मीडियम में डाल दो तो डिसप्रपोर्शनेट कर जाते हैं। एक बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल, रॉटन फिश, फॉस्फीन, बोलिए फॉस्फीन, फॉस्फीन, फिश जैसा आ जाता है। तो रॉटन फिश स्मेल की गैस होती है, काफी गंदी स्मेल वाली गैस। और साथ में बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। यहाँ फॉस्फोरस देखिएगा डिस्प्रपोर्शनेट कर गया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर से चला गया -3 में, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए, देखिए +1। और एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसी ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। गैस क्या बनती है? फॉस्फीन, फॉस्फोरस के डिसप्रपोर्शनेशन से। और ये अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा पढ़ा है तो बताओगे इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर शर्माएंगे नहीं तो कमेंट करके जाएंगे इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या इस सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, आपको बताना है कमेंट करके, फटाफट बोलिएगा, ठीक है। अगर आप आंसर करेंगे कमेंट करके तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपके आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगला होता है डिसप्रपोर्शनेशन में, जो मैंने आपको बोला फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके डिसप्रपोर्शनेशन हमें आने चाहिए। तो क्लोरीन के डिसप्रपोर्शनेशन, ये रूल होते हैं, ये आप याद रखिए। हैलोजन को बेसिक मीडियम में डाल दो तो X- और XO- बनाते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो, डाइल्यूटेड मीडियम हो, कोल्ड मीडियम हो। लेकिन अगर हैलोजन को बेस में डालें और हीट कर दें तो X- और XO3- आयन बनते हैं अपने पास। हैलोजन यहाँ पर फ्लोरीन नहीं ले सकते और सारा ले सकते हो, फ्लोरीन तो डिसप्रपोर्शनेट कर भी नहीं सकता है अपने पास। तो क्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन अच्छे से ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम में अगर हीट करोगे तो NaCl और NaClO3, ये X- और XO3-, और अगर नॉर्मल मीडियम में रखोगे तो NaCl और NaOCl। सोडियम क्लोराइड वो तो आप जानते ही हैं, NaOCl बोले तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, और NaClO3 बोला जाए तो सोडियम, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोरेट। जैसे समझो इसको सोडियम नाइट्रेट जैसा, NaClO3 NaNO3 जैसा होता है। सोडियम क्लोरेट और सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये दो रिएक्शंस हमें अच्छे से आनी चाहिए। अपने नीट में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं हमेशा। नेक्स्ट
डिस्प्रोपोर्शनेशन की तीसरा लास्ट रिएक्शन जैसा बोलें, या एक और डिस्प्रोपोर्शनेशन तुम्हें बताएंगे मैग्नेट आयन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, सल्फर भी जब डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं तो बनाते हैं Na2S। देखो यहाँ पर सल्फर 0 से चला गया -2 में, और सल्फर ही हो रहा है ऑक्सीडाइज 0 से, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो वो मिलेगा +2, हाइपो बनता है, इसी को बोलते हैं हाइपो, सोडियम हाइपो, मतलब ऐसे तो इसका नाम हाइपो ही है कॉमन नेम में, ऐसे इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखना चाहिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन होती है। सल्फर की रिएक्शन से ये सब ना पूछे जाए ऐसा बहुत कम होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कुछ ना कुछ अपने एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये हो गया 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। 5th नंबर, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ मैग्नेट आयन। ध्यान रखने हैं, मैग्नेट यहाँ पर जो चार्ज होगा वो अपने पास -2, मैग्नेट आयन MnO4 2-, उसको एसिडिक मीडियम में या फिर एग्जाम में ये भी बोल सकता है न्यूट्रल मीडियम में, हाईली अनस्टेबल होता है। मैग्नेट आयन को अगर कभी पानी में बनाओ, मैंने इसको कई बार किया भी है एक्सपेरिमेंटली, तो जो मैग्नेट आयन होते हैं वो अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम हो, अपने आप डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मैग्नेट से पर मैग्नेट में, और खुद ही हो जाते हैं रिड्यूस। कहाँ चले जाते हैं? MnO2 में। देखोगे ये +7 और यहाँ पर +4 चॉकलेट ब्राउन कलर का MnO2 बनाते हैं, और बनाते हैं MnO4- पर्पल कलर के पर मैग्नेट। इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पर ये हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। टोटल हमें कितनी रिएक्शन देखनी है? 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ध्यान से इनको नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से, आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, आपको काफ़ी फायदा होगा इनसे। याद होता है तो टिक कर दिया और काम बन गए। अगली 6 नंबर महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से? कई बार मैचिंग में पूछे जाते हैं। किसको बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। इवन नीट 2022 का पेपर देखिए, बड़ा प्यारा सा उन्होंने 4 स्टेप लिख दिए हैं और उन्होंने बोला कौन सा ओस्टवाल्ड प्रोसेस का स्टेप है, तो ये हमें इसके स्टेप्स याद रहने चाहिए। या ओस्टवाल्ड प्रोसेस से किसको बनाते हैं, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिए। पहला स्टेप होता है अमोनिया को जला दो, लेकिन ये इतने आराम से होता नहीं, तो कैटलिस्ट डालना पड़ता है। फिर जो NO बनता है O2 डाल दो, NO2 बन जाते हैं और NO2 पानी में कर जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट और बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। ये होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में जो मटेरियल है वो है अमोनिया, अमोनिया O2 से रिएक्शन करके NO बनाते हैं और फिर NO, ध्यान रखिएगा, फिर NO O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 और NO2 पानी में कर जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट, बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और NO। किस स्टेप में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कांटेक्ट प्रोसेस, अगेन महा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते किसको हैं? राजा साहब को। क्या बोलते हैं इनको? किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो किंग ऑफ केमिकल्स को बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को कांटेक्ट प्रोसेस से। तो सल्फर पहले स्टेप में जल के SO2 बना देते हैं और SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3। फिर से ये प्रोसेस इतने आराम से होता नहीं, तो इसमें डालना पड़ता है कैटलिस्ट। और फिर जो SO3 बनते हैं उसको, ये SO3 गैस होता है, हवा में उड़ रहा होता है, तो नीचे रख देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड उस SO3 को खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, आओ इधर नीचे, तो बनाते हैं एक बहुत प्यारा सा कंपाउंड जिसका नाम है ओलियम, H2S2O7। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाई H2SO4। अब कुछ लोग बोलेंगे H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 यूज कर लिया, हाँ, जिससे कि वो SO3 एब्जॉर्ब हो जाए। फिर जब हम इसको पानी देते हैं ना, तो 1 का 2, यहाँ तो एक ही H2SO4 यूज किया था और हमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। तो नेट में 4 स्टेप होते हैं और सेकेंड स्टेप में कैटलिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर सल्फर स्टार्टिंग मटेरियल था और सल्फ्यूरिक एसिड मार्केट में बेचेंगे, रास्ते में ओलियम भी बनते हैं। याद रखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है भाई। आयोडीन विथ हाइपो, अगेन ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट, आयोडीन से रिएक्शन करा दीजिए। कभी मेरी जिंदगी की ये फर्स्ट रिएक्शन थी, क्योंकि इसको याद करना बड़ा आसान होता है। बस आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन इसको डबल करके करा दीजिए। तो 2 सोडियम 2 आयोडीन, तो बना दीजिए 2NaI। अब जो बचा है लिख दीजिए, अगर 2 सोडियम यहाँ से हटा लोगे तो बनेगा Na2S4O6, ये बन गया Na2S4O6। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन होते हैं कलरफुल, और उसमें जैसे ही हाइपो डाल दो, हाइपो पानी जैसे होते हैं, और जैसे ही हाइपो जाता है इस आयोडीन में, कलर डीकलराइज हो जाता है, पूरा सोल्यूशन पानी पानी जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आयोडीन था ही नहीं इधर। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है सोडियम आयोडाइड जिसका कलर नहीं होता, और Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन कैसा काम करता है ये पूछा जाता है अपने से। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 2 और यहाँ पर 2.5, ये जरूर याद रखिएगा।
तो आयोडीन कैसा बिहेव करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये काम कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता होना चाहिए हैलोजन में सबसे गधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आयोडीन, और अगर कभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाए इनकी बड़ी इज्जत होती है। अभी तुमने आयोडीन वाली पहली रिएक्शन जब देखी थी, किसकी रिएक्शन, ये वाली, जहां पर हम लोगों ने देखा है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहली रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन का फॉर्मेशन, ये यहां पर भी आयोडीन ने कैसा काम किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत कम रिएक्शंस हैं जहां पर आयोडीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, तो वो रिएक्शन वहां इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अभी देखा आयोडीन की रिएक्शन हाइपो के साथ, और आगे जब हम देखेंगे अभी अभी हम लोगों ने ये डाइबोरेन की रिएक्शन का जो फॉर्मेशन देखा है। नेक्स्ट चलते हैं अगली रिएक्शन, अगला है अपने पास नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस। अगेन फिर से नाइट्रिक एसिड, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो ऐसे एसिड हैं जिनके ऊपर बहुत सारी गैस मेटल के साथ रिएक्शन करके ये लोग लिबरेट करते हैं, तो वो गैसेस पूछे जाते हैं अपने पास। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ मेटल होते हैं जो नाइट्रिक एसिड के पास आने पे पैसिव हो जाते हैं, मतलब नौटंकी करते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो वो कौन से मेटल होते हैं, शॉर्टकट याद है कौन से मेटल बोलते हैं, ये ऐसे याद रख लेते हैं, आलू करे फिक्र, आलू टेंशन कर रहा है क्योंकि ये लोग बहुत डेंजरस एसिड होते हैं, पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, तो आलू करे फिक्र। और कुछ लोग समझा रहे हैं टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं करो। और अच्छा, पूरा शॉर्टकट बोलें तो ऐसे, बेचारा आलू करे फिक्र कोई नहीं, टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा। ये 6 मेटल ऐसे होते हैं अपने पास, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और एनआई बिकम्स पैसिव व्हेन इट कम्स विद द कांटेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा, तो इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, अगर जिंक मेटल अक्सर कंसंट्रेटेड HNO3 एक ही गैस लिबरेट करता है NO2, डाइल्यूटेड HNO3 अक्सर गैस देते हैं NO, डाइल्यूटेड HNO3 जो होते हैं वो कौन सी गैस देते हैं NO, लेकिन डाइल्यूटेड HNO3 NO नहीं देते विथ जिंक, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अपने एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूटेड HNO3 से कराओगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन जैसा होता है और इसको हम लोग शॉर्टकट से याद कर लेते हैं एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोल करके। जिंक बोले तो जिंदगी में आए दिल से, लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, हंसी। तो बस एक लाइन याद रख लीजिए, जिंदगी में आए दिल से हंसी, भगवान करे आपके सिलेक्शन हो जाए और आपकी जिंदगी में फिर दिल से हंसी आए, केवल चेहरे ना हंस रहे हों। तो ऐसे याद रखिए, जिंदगी बोली तो जिंक में आए दिल मतलब डाइल्यूटेड, नाइट्रिक एसिड तो समझ रहे हो, तभी तो हंसी बनेगा, लाफिंग गैस। तो जब भी कभी एग्जाम में बोले जिंक प्लस डाइल्यूटेड HNO3, तुरंत सोचो जिंदगी में आए दिल से हंसी, बस हो गया अपना काम। याद रख लें ये वाली लाइन अच्छे से हाईलाइट करके, तभी ये रिएक्शन याद रहेगी, नहीं तो डाइल्यूटेड HNO3 अक्सर गैस देता है NO, इसीलिए इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि अक्सर नाइट्रिक एसिड से जो गैस मिलती है वो होती है NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसका नाम क्या होता है, कमेंट करेंगे, ठीक है, तुम्हारे भरोसे भी कुछ छोड़ रहे भाई, कमेंट करेंगे इसका नेम क्या। एक तो लाफिंग गैस है और दूसरा नाम बताना है इसका, क्या नाम होता है इसका, नाम नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या होता होगा बोलिएगा। अच्छा, और कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस मिलेगा, NO2, एक कलर्ड गैस होता है रेडिश ब्राउन कलर का, NO2 रेडिश ब्राउन कलर की कलर्ड गैस। जो लाफिंग गैस होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ऐसे NO का भी कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसका नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये नाइट्रिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई। 10 पे आ गए हैं, 50%, टोटल BC देखना है तो 10 पे पहुंच गए। आइए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बनाती कैसे थी, कांटेक्ट प्रोसेस से। और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पहला है कॉपर के साथ, अक्सर जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिएक्शन नहीं करते एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस कभी नहीं देते। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, दीज आर द 5 मेटल्स विच नेवर रिएक्ट्स विथ एनी एसिड फॉर द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कभी भी हाइड्रोजन गैस देता ही नहीं। लेकिन अगर कोई एसिड हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे नाइट्रिक एसिड था तो कॉपर के साथ NO2 मिल जाता, डाइल्यूटेड डालोगे तो NO मिल जाएगा, जिंक डालोगे तो डाइल्यूटेड के साथ जिंदगी में आए दिल से हंसी लाफिंग गैस दे जाएगा। ऐसे ही ये क्योंकि बहुत खूंखार डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो कॉपर के साथ रिएक्शन करके एक गैस देते हैं SO2। अच्छा, ये H2SO4 का कमाल है कि वो और भी, इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं ना, इसके बड़े यूजेस होते हैं। एक तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा एसिड है, और साथ में ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो कुछ लोगों के साथ ये पानी निकाल लेता है, यहाँ से पानी निकाल करके 2 गैस CO प्लस CO2, इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड, और इसको फॉर्मिक एसिड से अगर वाटर निकालो तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
और हैलोजन के साथ इसकी एक बड़ी प्यारी रिएक्शन है। HBr या फिर HI डाल दो तो फिर बना देता है Br2 और I2, लेकिन HF और HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता, मतलब H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है HBr और HI को, लेकिन H2SO4 अगर हम यहाँ फ्लोरीन ले जाते HF और क्लोरीन ले जाते HCl तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसी को लोग ऐसे याद रखते हैं कि जो HBr और HI है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो HBr HI H2SO4 को कर देते हैं रिड्यूस और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जो HF और HCl हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अच्छे होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन फ्लोराइड क्लोराइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बेकार होता है, इस वजह से वो इसको रिड्यूस नहीं करते, तो फिर वो इसको ऑक्सीडाइज भी नहीं करते। ठीक है, HBr और HI के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो 10 हो गई अपने पास रिएक्शन। 11 नंबर हीटिंग इफेक्ट। आपको याद रखना है कि जो नॉर्मली मेटल नाइट्रेट होते हैं वो तो लिथियम नाइट्रेट जैसा हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, लिथियम ऑक्साइड, NO2 और O2, लेकिन 4 ऐसे मेटल नाइट्रेट होते हैं जिनको हीट करो तो नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन गैस। 4 ही होते हैं, लेकिन वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर द थर्मली मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा सीजियम की स्टेबिलिटी होती है। अक्सर जो थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर होते हैं फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस लाइक नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड्स, ऑल पॉली एटॉमिक एनायंस जिसमें एक से ज़्यादा माइनस चार्ज एक से ज़्यादा एटम हो और वो एनायन हो, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा फॉर हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स मोनो एटॉमिक एनायन है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो थर्मली ये सब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सीजियम के नाइट्रेट ये लोग जल्दी से टूटते नहीं, बहुत हीट कर दो तो थोड़ी मोड़ी गैस देते हैं, बस ऑक्सीजन गैस। नहीं तो कोई भी मेटल नाइट्रेट हो लिथियम जैसा टूटता है। लेड नाइट्रेट जैसे तोड़ोगे तो बनेगा लेड का ऑक्साइड, NO2 और O2। O2 कलरलेस, लेकिन NO2 कलर्ड गैसेस होती हैं। नॉर्मली मेटल ऑक्साइड यही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन जो ये 4 मेटल नाइट्रेट हैं इनके रूल बड़े प्यारे हैं, क्योंकि ये NO2 नहीं देते। पूछा जाता है फिर इसके बारे में। और लिथियम के बारे में भी पूछा जाता है कि एल्कली मेटल, कौन सा एल्कली मेटल है जिसके नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NO2 मिलेगा? ओनली लिथियम। और लोग NO2 नहीं देते, चाहे जितना हीट कर लो NO2 देते ही नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला कदम बढ़ाते हैं और 12 नंबर पे जाते हैं। I माइनस का ये रिएक्शन आप ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल रट्टाफिकेशन करके। न्यूट्रल या बेसिक मीडियम हो तो I माइनस को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट IO3 माइनस में लेकर चला जाता है, लेकिन एसिडिक मीडियम हो तो I2 बनाता है बस। एसिडिक मीडियम में कोई भी I माइनस, अभी देखा ना सल्फ्यूरिक एसिड I माइनस को ले जाएगा तो I2 में, Br माइनस को Br2 में, HBr और HI वाली रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में I माइनस I2 में जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो तो I माइनस चले जाते हैं IO3 माइनस में, आयोडेट आयन में। ध्यान रखिएगा इसको। अब आया है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। बहुत डेंजरस कंपाउंड जिसका ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में सब जगह बहुत यूज है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनाते हैं? मार्केट से खरीद लाते हैं पायरोलुसाइट, MnO2 इसका नाम है पायरोलुसाइट। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं मॉन्टू करके। KOH डाल दो इसमें, और KOH ऐसा नहीं कि जस्ट तुमने पानी के साथ डाल दिया, फ्यूज्ड खौलता हुआ KOH, बिल्कुल डेंजरस टेम्परेचर पे KOH पड़ा हो, उबल रहा हो बिल्कुल। और ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमेशा ही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमारे पास बनता है ग्रीन कलर का K2MnO4, पोटेशियम का पर मैग्नेट नहीं, पोटेशियम का मैग्नेट। और फिर इस मैग्नेट को एसिडिक मीडियम दे करके क्या करा लेते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। थोड़ी देर पहले बताया था जो मैग्नेट आयंस होते हैं एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मैग्नेट में और चले जाते हैं MnO2 में। तो जो मैग्नेट आयन है वो पर मैग्नेट बना लेते हैं और MnO2 बना लेते हैं। और पर मैग्नेट का कलर पर्पल, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसका कलर ऐसा ही होता है, मैंने लिखा है पर्पल, बैकग्राउंड भी वैसा है तो दिख नहीं रहा होगा। तो अल्टीमेटली 2 स्टेप में बनते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। रॉ मटेरियल MnO2 KOH O2, वहां से K2MnO4 बना, उसके बाद KMnO4 जो हमारे K2MnO4 जो होंगे उनको एसिडिक मीडियम में डाल के क्या करा लेते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। ये स्टेप डिस्प्रपोर्शनेशन का है अपने पास। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर। ऐसे ही इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम के डाइक्रोमेट का इंडस्ट्रियल मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैसे करते हैं? जो आयरन का क्रोमाइट होता है इसको बोलते हैं आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट को वॉशिंग सोडा बेसिक मीडियम दे करके ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमेट बना लेते हैं और आयरन की रस्टिंग हो जाती है Fe2O3। और जो क्रोमेट होते हैं उनको एसिडिक मीडियम में डाल दो तो डाइक्रोमेट बन जाते हैं। और जो ये डाइक्रोमेट हैं उनको अगर KCl दे दो तो लेस सॉल्युबल पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो बनाया है सोडियम डाइक्रोमेट और हमें बनाना है K2Cr2O7। तो अल्टीमेटली ये स्टेप हो कैसे पाता है? ये कोई रिडॉक्स नहीं है। जो पोटेशियम के डाइक्रोमेट हैं, डाइक्रोमेट बड़े आयन हैं और पोटेशियम भी बड़े हैं, तो जो आइडेंटिकल आयन्स होते हैं अक्सर उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगर बड़ा केटायन, बड़ा एनायन कम सॉल्युबल, जैसे सीजियम आयोडाइड, आयोडीन भी बड़ा, सीजियम भी बड़ा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी।
लेकिन अगर जैसे बेरियम सल्फेट, बेरियम बड़ा और सल्फेट बड़े तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम, आइडेंटिकल आयंस अक्सर कम सॉल्युबल होते हैं। सोडियम के ऐसे हमारे पास ये वाला मतलब सोडियम तो पोटेशियम के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो जो डाइक्रोमेट है बड़े और सोडियम है छोटे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा सॉल्युबल लोग पानी में क्या करेंगे, फटाफट अपने आयंस देंगे और उसमें KCl डाल दो, तो KCl उनके आयन को रिप्लेस करके कम सॉल्युबल होने की वजह से नीचे जाके बैठ जाता है और मिल जाता है K2Cr2O7। 3 स्टेप में। इसका नाम ध्यान रखिएगा, आयरन क्रोमाइट, आयरन क्रोमेट नहीं, आयरन क्रोमाइट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Cr2O3, फेरस का ऑक्साइड और Cr2O3। 15 नंबर सॉल्वे प्रोसेस, अगेन क्लास 11th एस ब्लॉक में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही रिएक्शन होती है, वो होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। वो थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सॉल्वे प्रोसेस की बात करें तो कैसे सॉल्वे प्रोसेस से आखिर हम वाशिंग सोडा बना लेते हैं। वाशिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, सोडा बोले तो वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। अब कैसे चलता है ये पूरा सिलसिला, पहले अमोनिया ले आते हैं, CO2 डाल देते हैं तो बन जाता है अमोनियम का कार्बोनेट, उस अमोनियम के कार्बोनेट में और CO2 डालते हैं तो बाइकार्बोनेट, उस बाइकार्बोनेट में NaCl डालते हैं तो NaCl बाइकार्बोनेट अमोनियम को रिप्लेस करके सोडियम का बाइकार्बोनेट बना देता है। फिर किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट कर दो तो कार्बोनेट दे देगा CO2 और वाटर। ये बिल्कुल सेकेंड स्टेप का रिवर्स, देखो किसी भी कार्बोनेट को CO2 और वाटर दे दो तो बाइकार्बोनेट बना देता है, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट को हीट कर दोगे तो कार्बोनेट CO2 और वाटर दे जाएगा। और जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पर वेस्ट भी वेस्ट ना होता हो, उसका भी यूज हो जाए। तो अमोनियम क्लोराइड जो वेस्ट है उसे वेस्ट नहीं करते, उसमें डाल देते हैं सस्ता बेस, चीपेस्ट बेस इन द वर्ल्ड। मार्केट में सबसे सस्ते बेस, वो देखते नहीं घर में पान वान खाते समय लोग यूज करते हैं व्हाइट कलर वाला, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलता रहता है। यही अमोनिया गैस फर्स्ट स्टेप में फिर से सप्लाई कर देते हैं तो हमारा अमोनिया मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता, बस मार्केट में बेच रहे होंगे सर्फ एक्सेल वाशिंग सोडा। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये होती है कि जो वाशिंग सोडा है वो तो बना सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस से, लेकिन K2CO3 नहीं बना सकते, ये नहीं बनाते। इसका राज NCERT में जाके देखिए, आपको मिलेगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो वो उल्टा होता है, वो इस वजह से क्योंकि जो सोडियम के बाइकार्बोनेट होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं और जो पोटेशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल। अगर कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा ना तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो पानी में तो आयन दे करके रखेगा। तो इसका रीज़न होता है कि आखिर पोटेशियम के कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम का बाइकार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ध्यान रखेंगे, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन पोटेशियम बाइकार्बोनेट इन एक्वस सोल्यूशन। वो नीचे बैठते नहीं, तो जब वो मिलेंगे ही नहीं तो उनको सॉल्वे प्रोसेस की मदद से फिर बनाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। सॉल्वे प्रोसेस किसको बनाते हैं, वाशिंग सोडा। 16 नंबर एग्जाम में आने के हिसाब से पूछें तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्कली मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ बढ़ता है, सीजियम बहुत धमाकेदार रिएक्शन करता है। क्यों नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ता है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं अगर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर फेंकेंगे तुरंत ही वो रिड्यूस होने लग जाएगा। तो लिथियम अकेला ऐसा एल्कली मेटल होता है जिसको हवा से रिएक्शन कराओ, हवा का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, तो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर जाता है और बनाता है लिथियम का नाइट्राइड और ऑक्साइड। और कोई एस ब्लॉक का जो एल्कली मेटल है उनमें से केवल लिथियम ही ऐसा काम करता है बस। और सोडियम केवल ऑक्सीजन से करता है, ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन डालोगे तो परऑक्साइड बना लेगा। और ये तीनों एक जैसे करते हैं, पहले ऑक्साइड बनाएंगे और डालोगे तो परऑक्साइड और डालोगे तो सुपर ऑक्साइड। और ध्यान रखें इनकी स्टेबिलिटी भी नीचे की तरफ बढ़ती, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे ये सुपर ऑक्साइड, नीचे की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती। जैसे जब सीजियम का बनेगा सुपर ऑक्साइड तो मोस्ट स्टेबल होगा अपने पास, थर्मल स्टेबिलिटी सुपर ऑक्साइड का, परऑक्साइड का। इसीलिए एक प्यारा सा स्टेटमेंट अपने एनसीईआरटी में मेंशन है कि मोर विल बी द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड आयन। परऑक्साइड होते हैं O2 - और सुपर ऑक्साइड होते हैं O2-। जितने बड़े साइज का कैटायन लेकर आओगे इनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होता है। नीचे वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फटाफट सुपर ऑक्साइड तक चले जाते हैं। ध्यान रखें सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते नॉर्मल कंडीशन पे, और लिथियम तो परऑक्साइड तक नहीं बनाते। नो परऑक्साइड नो सुपर ऑक्साइड, ओनली ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, हवा से रिएक्शन करके। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्फोरस का। पी ब्लॉक में अगर आप जाओगे क्लास 12 में तो नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस की रिएक्शन सल्फ्यूराइल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड से साथ।
तो ऐसे याद रख लीजिए, जब यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन लगा हो तो फिर ज़्यादा वाला बनाते हैं फॉस्फोरस का PCl5 और SO2 गैस लिबरेट कर देते हैं। यहाँ कम ऑक्सीजन है तो फॉस्फोरस का कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला बनाते हैं, SO2 गैस मिलता है, याद रखना पड़ेगा आपको। और साथ में बनता है सल्फर मोनोक्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फर, अक्सर लोग लिखने के बाद भी इसको गलत कर देते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर डाइक्लोराइड जैसा नहीं, सल्फर मोनोक्लोराइड, स्ट्रक्चर लाइक H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी बनता है। ये रिएक्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, थायोनाइल क्लोराइड का व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बोरैक्स बीट टेस्ट, BBT, इसको बोलते हैं BBT, ठीक है। नोट कर रहे हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं केवल लेक्चर दौड़ाने से, एक जगह पर अच्छे से नोट कर लो। जब भी आपका एग्जाम आएगा 2024 2023 में, तो ये आपकी 5 मिनट में फटाफट गए, रिवाइज कर लिया, काम खत्म। सारी इंपॉर्टेंट, कम से कम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो नहीं छूटनी चाहिए ना। पूरी बुक पढ़ने बैठ गए, पूरी बुक तो याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये रिएक्शंस आपको याद जरूर रहनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बोरैक्स बीट क्या करते हैं, बोरैक्स को हीट कर देते हैं तो पहले तो पानी निकलता है, और हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम का मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। ये बोरिक एनहाइड्राइड एसिडिक नेचर के होते हैं, याद है बोरिक एसिड, तो उसका पानी निकाल दोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के होने की वजह से मेटल ऑक्साइड अगर इसमें डाल दो तो ये बनाते हैं मेटाबोरेट। जैसे कोबाल्ट के ऑक्साइड में B2O3 डाल दो, बस दोनों ऐड कर लो, देखो CO B2O4, उसी B2O4 को लिखा है BO2 होल ट्वाइस, तो ये ब्लू कलर का कोबाल्ट का मेटाबोरेट बना देते हैं। तो बोरैक्स बीट टेस्ट क्या है, बोरैक्स को हीट करो तो मेटाबोरेट बनता है, और सोडियम के मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, ये बोरिक एनहाइड्राइड को बोलते हैं एक्टिव बीड, और इस पूरे को बोलते हैं बोरैक्स का बीड, बोरैक्स बीड। बीड मतलब समझ रहे, किसी चीज़ को हमने हीट किया तो क्या बच गया, तो जब हम इसको हीट करते रहते हैं बोरैक्स को तो ये चीज़ें बच जाती हैं। तो इन बची हुई चीज़ में जब हम डालते हैं कोबाल्ट के ऑक्साइड, तो फिर जो एसिडिक नेचर का है वो कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है एसिड बेस और बनाता है मेटाबोरेट। कलर्ड होते हैं, इसीलिए हम उस मेटल का पता लगा सकते हैं। अगर किसी ने बोला बोरैक्स बीट टेस्ट में किसी ने ब्लू कलर दिया, तो एक बार मन में आइडिया आना चाहिए कि पक्का कोबाल्ट रहा होगा अपने पास। कोबाल्ट के 2+ बोरिक एनहाइड्राइड के साथ ऐसा करते हैं। अच्छा, ये वाले के बारे में बोले ना, तो अभी तुम्हारे नीट में आए हैं, लास्ट ईयर नीट का रीनीट का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछे गए हैं। तो टेस्ट वेस्ट वाली जो रिएक्शंस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं, वो बड़े अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 20 नहीं, अभी 19 पे पहुंच गए हैं। तो 19 नंबर हाइड्रोजन चैप्टर में, ऐसे तो काफ़ी इलेक्ट्रोलिसिस और ये सब है, लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर में क्लार्क्स मेथड है, और टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का एक मेथड होता है बॉइलिंग मेथड। तो जो बॉइलिंग मेथड है ना और क्लार्क्स मेथड, दोनों में एक ही चीज़ होता है, बस क्लार्क्स मेथड में बाहर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, और बॉइलिंग मेथड में पूरे के पूरे पानी को बॉयल करते हैं। अब बॉइलिंग मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि इतने बड़े से कंटेनर को हीट करोगे तो काफ़ी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और वो एक टफ प्रोसेस हो जाता है। जबकि क्लार्क्स मेथड का एडवांटेज होता है कि हम वहाँ पर कुछ भी बाहर से हीट नहीं करेंगे, बस बाहर से डाल देते हैं बेस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये 2 स्टेप होते हैं, ये 2 मेथड्स होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करें बाई बॉइलिंग मेथड, और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में बाहर से डालते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा, तो बॉइलिंग मेथड का मतलब होता है हीट कर दीजिए, तो हीट करते हैं तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, CO2 बन के उड़ जाते हैं, और पानी में मिल जाता है, पानी बिल्कुल प्यूरिफाई। ऐसे अगर बाइकार्बोनेट को हीट कर दो कैल्शियम का, तो कैल्शियम के कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, CO2 गैस उड़ जाता है, तो पानी में मिल गया। पानी हमारा टेम्परेरी हार्डनेस, इसीलिए तो बोल रहे हैं बस बॉयल करो दूर हो जाते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट, अब 20 या ऐसे बोले लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ये रिएक्शंस आपको बताई गई हैं। तो सबसे लास्ट में बता रहे हैं सोना चांदी च्यवनप्राश वाली रिएक्शंस। गोल्ड और प्लेटिनम, इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स, किसी से रिएक्शन नहीं करते, जो मन करे वो डाल दो, कभी कुछ रिएक्शन करते ही नहीं। लेकिन अगर कभी एक्वारेजिया हो, एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ हाईली कंसंट्रेटेड HCl इन 1:, कितना भाई 1:3 का रेशियो, 1:3 के रेशियो में HCl और नाइट्रिक एसिड को मिलाएं, उसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। इसी को बोला जाता है रॉयल वाटर। इसके कलरफुल सॉल्यूशंस होते हैं एक्वारेजिया के, उसमें जैसे ही गोल्ड डालोगे देखोगे गोल्ड गायब। जो गोल्ड अपने आप को बोलते थे नोबल मेटल, किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, वो भी रिएक्शन कर जाते हैं एक्वारेजिया में, और बनाते हैं ये खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स AuCl4-, और प्लेटिनम भी इसी तरीके से PtCl4-6-। एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ पर बाहर लगा होगा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं
हाइड्रोजन, ये मतलब पहले वाले को अगर नाम बोलते हैं तो टेट्राक्लोरो एवरिक एसिड जैसा। यहाँ गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जरूर देख लीजिएगा +3, और दूसरे को बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। अगर बाहर आप H+ लगाएंगे तो नाम खत्म करेंगे एसिड बोल करके, और यहाँ प्लेटिनम होता है +4 में। और जो यहाँ गैस लिबरेट होती है, अक्सर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो गैस देते हैं NO2। एक्वारेजिया वाली रिएक्शन बहुत धमाकेदार होती है, तो NO2 जो होते हैं वो NO2 मिल नहीं पाते, वो टूट करके NO जैसे मिलते हैं, NO। बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस HCl और HNO3 के मिक्सचर, उसमें गोल्ड और प्लेटिनम डालो, स्वाहा, गायब। तो कुछ लोग बोलेंगे फिर सर तो इसमें गोल्ड का लॉस है, फिर गोल्ड कैसे पाएंगे? गोल्ड कम रिएक्टिव होते हैं, कोई और मेटल डाल दो, जैसे तुमने जिंक डाल दिया तो जिंक फटाफट यहाँ पर आ जाएगा गोल्ड की जगह पर और गोल्ड को भगा देगा। अक्सर इसके यूट्यूब में वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे देखने को। जैसे ही गोल्ड कोई अपने हाथ से रिंग निकाला और एक्वारेजिया में डाला, रिंग गायब। और फिर जब उसमें कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दो, जैसे जिंक के पाउडर डाल दिए, तो जिंक वहाँ चला जाएगा और गोल्ड नीचे, पूरे के पूरे गोल्ड नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, किसके लिए? आपके जेई के एग्जाम के लिए। ये 20 रिएक्शन आप अपने एग्जाम में छोड़िए नहीं, नीट और जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जगह पर नोट्स बना के रख लीजिए, एग्जाम से कुछ दिन पहले इनको ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, आपके काफ़ी हेल्प हो जाएंगे। और क्या चाहिए और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं एक बार थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं, ठीक है? और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जो इस बार बच्चे नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो नीट के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ नहीं, प्रैक्टिस सीरीज़ 2 जनवरी से लोकस एकेडमी में स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सीरीज़ जिसमें क्वेश्चंस की क्लास में बिठा करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा कि ये चैप्टर के ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर के ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस आपको लाने नहीं पड़ेंगे, ना कोई बुक लाना पड़ेगा, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो कंटेंट लेकर आप क्लास में आएंगे और क्लास में बैठेंगे, हम और आप मिल करके सॉल्व करेंगे। वीक में 3 दिन क्लास है और क्लास की टाइमिंग 2 से 4, जिस टाइम पे आपका नीट का एग्जाम होगा तो आप उसे ज्वाइन करिए। 2 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में इतना रहता है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। और कुछ चाहते हैं अपनी तरफ से तो हम आपके लिए तैयार हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।